सम्मानित पत्रकार बंधु और बहन और सभी सभागार में उपस्थित सभी नागरिक बहनों और भाइयों, वैसे हर्षद भाई ने बहुत छोटे से समय में पूरा विषय देने का प्रयत्न किया है। कुलपति है ना, तो उसके कारण उनका एक कॉम्पैक्ट डिस्क में देने का उनका प्रयत्न रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रकार से आपके सामने विषय प्रस्तुत किया। कभी कभी लगता भी होगा, ऊपर जगह होगा ना, कभी कभी लगता है कि इसके कारण हमको ऐसा लगता भी होगा कि इन सारे विषयों के बाद क्या बोलना है, लेकिन मुझे बुलाया ही उसी के लिए गया है, तो कुछ विषय मैं आपके साथ भी संवाद के रूप में रखने का प्रयत्न करूंगा। हम लोग मानते हैं कि हमारा एक भारतवर्ष एक विशिष्ट दृष्टि लेकर चलने वाला समाज है। इसके बारे में शायद हम लोग कभी कभी ओझल हो जाते होंगे, उसके बारे में ध्यान रखना हमारा कम होता होगा, लेकिन उसके साथ लगातार सातत्य से उसके साथ जुड़े रहते वो दृष्टि मिलती रहती है। हमारे समाज में बहुत लोग उल्लेख भी करते हैं कि हमारे समाज का मुख्य आधार यह अध्यात्म का विचार रहा है। जब हम अध्यात्म का विचार का आधार का विचार करते हैं, तब हमारे सामने व्यक्ति के थोड़े विश्लेषण में, व्यक्ति के विचार में, व्यक्ति के विचार व्यवहार में हमको दो शब्द बार बार सामने आते हैं। एक है प्रेयस, एक है श्रेयस। अपने को जो अच्छा लगता है वो प्रेयस है, सभी को जो अच्छा लगता है वो श्रेयस। सर्वहित के दृष्टि से विचार करना यह श्रेयस की बात होगी। और धीरे धीरे हमको यह ध्यान में आता है कि हमारे विकास में, व्यक्ति निर्माण के प्रक्रिया में या फिर समाज परिवार विषय के विकास में आदमी को अच्छा लगना ये हो सकता है, लेकिन वो सभी के हित में होना, ये जो प्रक्रिया हमारे यहां पर चलाई श्रेयस की, उसको लेकर हमारा यहां का समाज का विकास हुआ है। हमको यह भी ध्यान में आता है कि हमारे यहां पर व्यक्ति स्वार्थ, व्यक्ति और लोभ, लालच, षड्रिपु जैसे उल्लेख करते हैं आदि आदि, उसका स्वभाव है, लेकिन इसके ऊपर उठकर उसको उस दिशा में ले जाने का प्रयत्न हमारे यहां पर अनेक प्रकार की संस्थाएं करते हैं। पारिवारिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, मंदिर, हमारे मठ मंदिर की संस्था हो, शासन संस्था हो, ये सब लोग मिलकर उसको करते थे, इसलिए उसका परिवर्तन धीरे धीरे चलता था। जैसे व्यक्ति जीवन में प्रेयस और श्रेयस इस प्रकार की एक प्रकार की चर्चा होती है, उसी क्रम में मैं नारद महर्षि को देखने का प्रयत्न करता हूं, जिसका उल्लेख विजय भाई ने थोड़े अपने वर्णन में करने का एक प्रकार से प्रयत्न किया है। नारद जी का जीवन हमको दिखाई देता है, कभी उन्होंने जनस्तुति के तरफ नहीं गए। वो चाहते तो जा सकते थे, केवल जनस्तुति के तरफ निकल जाना, जनता को जो अच्छा लगता है वो देना, ये नारद जी का स्वभाव हो सकता है। लेकिन जहां जहां नारद जी की घटनाएं हमारे सामने, प्रसंग हमारे सामने आता है, तो हमको पता लगता है नारद जी ने सदैव जनहित की बात की है और बड़े व्यापक संपर्क रखते थे, व्यापक दृष्टि से देखते थे, दूरगामी तक देखने की सोच थी। और उसके कारण नारद जी का जीवन हमको, जो मैंने कहा प्रेयस और श्रेयस, उसमें उनको ध्यान में आता है, उन्होंने कभी जनस्तुति के लिए काम नहीं किया, जनहित के लिए काम किया। नारद जी उस एक प्रकार से आदर्श के रूप में आज भी हमारे सामने उपस्थित है, जिसका विजय भाई ने एक अलग प्रकार से उल्लेख करने का प्रयत्न किया है। ध्यान में आता है कि
जनस्तुति करना ये शॉर्टकट है, इसके लिए कोई आधार नहीं चाहिए, इसके लिए कोई ये करो न करो ऐसी बात भी नहीं चाहिए। लेकिन जनहित का काम जिनको करना है उनको समाज में एक सातत्य से, निरंतरता से, कुछ अच्छे विषय लेकर चलकर काम करने वाला वर्ग निर्माण करने की दृष्टि से मुझे लगता है विश्व संवाद केंद्र ने नारद सम्मान, एक प्रकार से देवर्षि नारद सम्मान की कल्पना रखी थी, उसके पीछे यही भावना रखने का प्रयत्न किया है कि हमारे पत्रकार बंधु हैं, अलग अलग कला में काम करने वाले, अलग अलग विषयों में काम करने वाले, उन्होंने इस जनस्तुति के पीछे न जाते हुए जनहित के विषय को समाज के सामने लगातार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। लगातार उसके लिए उन्होंने परिश्रम दिया है और वही चीज आज हमको एक प्रकार से समाज में बड़ी मात्रा में आज भी आवश्यकता लगती है। कुछ पत्रकार करते हैं, कुछ कम ज्यादा करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग इस विषय में चल पड़े। वो छोटे से रेडियो के जैसे हो, पुस्तक प्रकाशन जैसा हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा हो, सभी अगर इस दिशा में चलते हैं तो समाज में एक बहुत अच्छी रचना हमारे समाज के लिए आज की परिस्थिति में उपलब्ध हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुझे लगता है प्रयोजन विश्व संवाद केंद्र ने सोचा है। आज हम सारे देश भर में इसकी आवश्यकता भी दिखाई देते हैं। थोड़ा उल्लेख अभी डॉक्टर हर्षद भाई ने किया था पहलगाम की घटना के बाद। लोग अगर उच्चार करते हैं तो वही आता है, भारतवर्ष का परसेप्शन विश्व की स्तुति करने के लिए नहीं है, विश्व को एक प्रकार से हमारे भक्त बनो इसलिए नहीं है, हम विश्व हित में बात करने का प्रयत्न किया है। जो हमारी पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, एमईए के सेक्रेटरी स्वयं आकर, या फिर डीजीओमओ जैसे बड़े बड़े, एक पहली बार हमारे देश में हमने पहली बार देखा है 3 डीजीओमओ एक साथ आकर हमारे देश के परिस्थिति के बारे में, उस समय के सब व्यवस्था को बताने की चेष्टा कर रहे। ये कोई स्तुति करने के लिए नहीं है, हित के लिए हमारा एक उद्देश्य है, इस ऑपरेशन के पीछे हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये प्रकार हम कर रहे हैं, ये हमने किया है, ये हमारे उसका रिजल्ट है। मुझे लगता है ये हमारी दृष्टि समाज में और व्यापक होने की आवश्यकता है। हम जूझ भी रहे, एक प्रकार से स्वतंत्रता के बाद केवल 75 साल हो गए, कुछ चीजें हमने जरूर प्राप्त की है, कुछ चीजों पर हमको अधिक लंबा चलना है। समाज के सामने जो अलग अलग प्रकार के संघर्ष दिखाई देते हैं, संकट दिखाई देते हैं, नए नए प्रकार के आक्रमण के प्रकार दिखाई देते हैं, ऐसे समय में जन प्रबोधन के जितने भी प्रकार अपने समाज में आवश्यक है उसका उपयोग होना चाहिए, उसके एक दालन खुलने, उसके दरवाजे खुलने चाहिए, उसकी बड़ी आवश्यकता दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में हमको मालूम है अंग्रेज हमारे देश पर राज्य किया, जिसका उल्लेख हर्षद भाई ने उनके भाषण में देने का प्रयत्न किया। तो हम अभी भी इतने दिनों के बाद भी हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट में अटके हुए हैं। हमारे देश का अनेक व्यवस्था को तोड़कर, हमारा एकेडमिक क्षेत्र को एक प्रकार के तहस नहस करते हुए, हमारी आस्था श्रद्धा के बारे में कुप्रचार करने का प्रयत्न करते हुए कितना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। तो हमारे समाज के सामने केवल पत्रकार बंधु का नहीं, समाज के बहुत अच्छे और अधिक लोगों का उसमें एक प्रकार से आवश्यक, एक प्रकार से सहभागिता दिखाई देती है। वो है कि ऐसे कॉलोनियल माइंडसेट को डीकॉलोनाइज करना। डीकॉलोनाइज करना ये बहुत लोगों को समझने के लिए भी कष्ट जाता है, क्योंकि हमारा आधार यूरोसेंट्रिक है। हमारे जो हम पढ़ाई के अभ्यास के क्रम में जा रहे हैं, हम जो पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं,
हमारे जो मूलभूत आधार एक प्रकार से हम ढूंढने का प्रयत्न, वो सब पश्चिम केंद्रित है। तो डीकॉलोनाइज करना जितना आवश्यक है उससे भी ज्यादा आवश्यक है रिकल्चराइज करना। पूर्व में हमारे समाज का इस विषय में चिंतन क्या था? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, समाज जीवन के सभी अंगों में, राजनीति, युद्ध नीति, सभी अंगों में हमारा इस विषय का चिंतन क्या था? तो ये प्रक्रिया हमारे समाज में और गति से होने की आवश्यकता है, इसके और एक प्रकार से सघनता करने की आवश्यकता है। ये कुछ कालावधि कर दिया छोड़ दिया इस प्रकार से नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया हमारे समाज में करने की आवश्यकता है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट इस नाते से हमारे समाज के सामने आता है। मैं मानता हूँ गुजरात में इसके कुछ प्रयोग चल रहे हैं, आप लोग अनुभव भी के लेते होंगे, लेकिन अभी भी उसकी रीच जो है, उसका जो पहुंच जो है, वो समाज के सभी वर्गों तक नहीं है। बहुत छोटे लेयर में हम पहुंचते हैं। अधिकतम लोगों तक इस विषय के बारे में कैसे ले जाना, ये भी एक हमारी दिशा हो सकती है। दूसरा हमको ध्यान में आता है कि आज के डेट में हमारे सामने जैसे जैसे भारतवर्ष उठ रहा है, भारत बढ़ते हुए दिखता है, जगते हुए दिखता है, नए 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 एक प्रकार से नवोत्थान की दिशा में चलते हुए दिखाई देता है, वैसे वैसे न्यू कॉलोनियल एक प्रकार से थ्रेट भी हमारे सामने आ रहे हैं, जिसको हम लोग वर्णन करते। उसकी कल्पना हमने कुछ समय पहले नहीं की थी, आज करनी पड़ रही है। उसके अलग अलग संदर्भ हमारे सामने आते हैं। कभी कभी आर्थिक एक प्रकार से आक्रमण के नए रूप ले रहे, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के नाम पर ले रहे, अलग अलग लोभ लुभावन हमारे जीवन के पद्धति में वो एक प्रकार से प्रवेश करना, वहां तक उसकी प्रक्रिया को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे। मैं अभी चंडीगढ़ में एक प्राध्यापक के घर में गया था, तो उनकी 2 लड़कियां हैं, पूछा मैंने क्या पढ़ती है, तो एक ने कहा मैं लॉ करती हूँ और दूसरे ने कहा मैं न्यूरो इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। मुझे आश्चर्य लगा, न्यूरो फाइनेंस उसने शब्द दिए, न्यूरो फाइनेंस। अरे न्यूरो फाइनेंस नाम का शब्द कहाँ से चल पड़ा है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गई है न्यूरो फाइनेंस। यानी मनुष्य अपने आर्थिक निर्णय लेने के प्रक्रिया में जो जो संदर्भ करता है उसको वो विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसको वो प्रभावित करने की दिशा में विचार करते हुए दिखाई देते हैं। दुनिया उसके विचार वहां तक पहुंच रही है। तो ये जो न्यू कॉलोनियल एक प्रकार से थ्रेट्स हमारे सामने दिखते हैं, उसको भी आज के परिस्थिति में सही समाधान देने का मार्ग दिखाना, सही समाधान देने वाले आदर्श को, आइकॉन्स को समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये दायित्व भी एक प्रकार से सभी प्रबुद्ध लोगों का इसमें से दिखाई देता है। हम अनुभव भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी एक प्रकार से सर्कस करनी पड़ती होगी। जैसे जैसे शायद हम लोग, हमारे पीढ़ी के सामने ये एक प्रकार से कालावधि चल पड़ा है। बहुत पहले के लोग कभी कुछ कहते होंगे तो शायद उसके बारे में लोगों को विश्वास ही नहीं था। मैं पूजनीय सुदर्शन जी के साथ 6 साल रहा, 2002 से 2008 तक। लगभग उनके 60-70% प्रकट भाषणों में वो उस समय बताते थे, 2002 से 2008 तक वो बताते कि 2011 आ रहा है, भारत का भाग्य सूर्य बदलने वाला है। तो उनके बोलने के बाद लोगों को लगता होगा, हमको भी लगता था, अरे ये कैसे बोल रहे हैं, इतना दूर कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई देते थे, कोई ऐसे प्रकट होता ही नहीं था कि भारत का भाग्य सूर्य नाम की कोई चीज बदलने वाली स्थिति आ रही करके, असंभव लगता था। लेकिन हमने देखा कि बहुत गति से भारत का एक बदलाव हमारे सामने आ रहा है, जो सही चल रहा है, जो एक प्रकार से हमारे पूर्व के लोगों ने जिसके बारे में अनुभव लिया था, बहुत पहले लंबे समय हमारा अनुभव रहा। हमारा इतिहास जो बार बार उल्लेख होता है ना, शायद हम लोग कम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत संघ के अंदर और कुछ लोग उसके लिए जुड़े रहते, वो लोग पढ़ते होंगे, लेकिन अधिक लोग पढ़ेंगे तो पता चलता है कि हमारा गौरव काल बहुत बहुत विशेष था, तेजस्वी था, विश्वहित वाला था, विश्व सहायक वाला था। फिर उस दिशा में हम लोग जाते हुए दिखाई देते। तो ऐसे समय में अपने भारतवर्ष के बारे में
हमारे कुछ सावधानियां भी हमको लाने की आवश्यकता है। कई कई स्पर्धा के समय में अपना सत्व न खो जाए, स्पर्धा के समय में अपनी कुछ दुर्बलताएं सामने न आ जाए, स्पर्धा के समय में हमारा बॉन्डिंग कम न हो जाए, ये चिंता बार बार व्यक्त होती है। तो शायद हमारे नए परिस्थिति के साथ भी जन प्रबोधन के नए नए विषय भी हमको समझने की आवश्यकता है। बदलती दुनिया है, विज्ञान जैसे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कितने बदलाव आ रहे हैं, कितने बदलाव आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोटिक्स की बात चल रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी चल रही है, नानो टेक्नोलॉजी के विषय चल रहे हैं, डिजिटल के नए नए प्रयोग कहां तक जा सकते कल्पना भी नहीं कर रही है। ऐसे सारे विषयों में हमारे समाज की सहभागिता, हमारे समाज की उसकी एक प्रकार से एजुकेशन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति भी हमको अपडेट रखनी पड़ेगी, तब हम विश्व के वो जो क्रम चला है उस गति में मानेंगे। समसामयिक विषयों को अपनाना, समसामयिक विषयों को अपनाते हुए उसका प्रावीण्य हाथ एक प्रकार से हस्तगत करना, डिस्टिंक्शन ग्रेड में रहना, तब दुनिया मानेगी हमको। मुझे लगता है आज हम उस दिशा में बहुत बहुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संघर्ष उसके सामने दिखाई देता है। ऐसे समय में अपने समाज की आस्था श्रद्धा को सही करना, अपने समाज की एकात्मता को सही दिशा में रखना, क्योंकि अंदर भी शत्रु नहीं है, ऐसा नहीं, अंदर भी शत्रु है। कुछ शत्रु हमारे पूर्व काल के गुलामी के काल में हमारे साथ में आए हैं, वो बैगेजेस कहता हूं मैं इसको। अंग्रेज हमारे यहां पर कुछ बैगेजेस छोड़ कर गए। अब लोगों को ये अनेक विषय समझ में ही नहीं आता है। लोगों को लगता है मैती कुकी का झगड़ा ये एक प्रकार से एथनिक है क्या, या फिर रिलीजियस है क्या, यहां तक की सोच हो जाती। लेकिन उसके अंदर उतर कर उसके कुछ मूल साहित्य को पढ़ना, मूल एक प्रकार से संदर्भ पढ़ने के लिए जाना, जब ये करते हैं तो पता चलता है नहीं, ये अंग्रेजों ने निर्माण किया हुआ एक प्रकार से क्लाइमैक्स है, आज भी उसके भुक्तभोगी हम लोग दिखाई देते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के विषय है जो हमको देश के अंदर भी हमको बहुत गति से सुस्थितित करने की आवश्यकता है। ये काम केवल सरकार का नहीं, ये काम ज़्यादा समाज का है। और ऐसे समाज काम का प्रबोधन उद्बोधन करने के लिए पत्रकार बंधु, लेखक बंधु, इनकी बड़ी एक प्रकार से उसमें प्रमुख भूमिका रहती है। विश्व संवाद केंद्र ऐसे ही निमित्त को लेकर ऐसे लोगों को बुलाकर उनका आदर्श सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। मैं मानता भी हूं कि मैं तो जिस संगठन से जुड़ा हूं, तो हम तो जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी 100 साल की दिशा में जा रहा है। संघ भी इस प्रकार का एक प्रकार से भुक्तभोगी रहा है परिस्थिति के साथ। हमारे एक ज्येष्ठ अधिकारी कहते हैं, आरएसएस इमेज क्रिएटेड बाय नॉन आरएसएस पीपल्स। जो संघ में गए नहीं, संघ देखा नहीं, संघ के बारे में पढ़ा नहीं, संघ का कभी अनुभूति नहीं ली है, ऐसे लोग संघ के बारे में लिखते रहते। उसके कारण नुकसान भी हुआ है हमारा। और जो वॉल्टर एंडरसन, जिन्होंने ब्रदरहुड सैफ्रॉन इस नाम की किताब लिखी है, उन्होंने उनकी किताब में लिखा है, आरएसएस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इजी टू मिसअंडरस्टूड। ये देखकर हमको ध्यान में आता है कि हमारे समाज में केवल संघ के बारे में नहीं है, हमारे समाज की जो आस्था श्रद्धा, हमारी एक प्रकार की व्यवस्था, इनके बारे में इतने संभ्रम फैलाए गए दुनिया में। और ये काम हमको नए पीढ़ी के साथ अधिक अधिक करने की आवश्यकता है, एकदम नए पीढ़ी के साथ। मैं तो कह रहा हूं बालकों के साथ भी इसका बहुत अधिक अधिक गति से, क्योंकि उनके सामने जो दुनिया आने वाली है, यहां बैठे हुए अधिक लोग तो 50 के ऊपर है ऐसा मैं मानता हूं, तो उनकी तो आधी दुनिया निकल गई है। जो नई दुनिया देखने वाले हैं, घर में हमारे बच्चे लोग हैं, उनके सामने इन विषयों के बारे में सही जानकारी देना, ज्ञान देना, उनकी दिशा सही रखना, ये भी बड़ा दायित्व हमको आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये प्रयत्न हम करते रहे,
ये प्रयत्न करने का काल भी हमारे सामने है। शायद भगवान हमको चुना है, हम मानते भी है कि हम सब लोग मिलकर जो भारत का एक भाग्य सूर्य विशिष्ट स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को, उस गति को, उस शक्ति को बहुत अच्छे से निभाते हुए अपने सामने उस भारतवर्ष को खड़ा करेंगे और सारे विश्व को शांति देने वाला, सारे विश्व के हित में खड़ा रहने वाला, सारे विश्व के एक प्रकार से मित्रता की भावना रखने वाला भारत जल्दी खड़ा हो, इस उद्देश्य को प्राप्त करते हुए मुझे लगता है देवर्षि नारद ने जो जनहित की कल्पना रखी थी, वही आज हमारे देश की एक कल्पना आपके सामने रखते हुए मेरा कथन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।